आइए दोस्तों, एक बार फिर से गगन कपूर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट में आगे आज हम कुछ और नई बातें आपके साथ करने वाले हैं। और सभी बच्चे मेरे साथ साथ समझना शुरू करेंगे। आज हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के बारे में कुछ बातें करेंगे। ठीक है सर। कॉस्ट शीट, तो हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि कॉस्ट शीट बनाने के दो तरीके हैं। पहले को हम बुलाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट, और दूसरे को हम बुलाते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। आप कॉस्ट शीट क्यों बना रहे हैं? कॉस्ट शीट सर हम बना रहे हैं क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कॉस्ट पर यूनिट। अब हमारी कॉस्टिंग कहती है कि देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट का मतलब है कि आपने कॉस्ट शीट को प्रिपेयर किया। कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड, कब प्रिपेयर किया? आफ्टर द कॉस्ट्स हैव बीन इंकर्ड। समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। मान लीजिए मैं ये बार बार एग्जांपल ले लेता हूं कि हम ये पेन प्रोड्यूस कर रहे थे और एक साल बीत गया है और मैं ये पेन बना रहा हूं। एक साल के बाद मैंने अगर कॉस्ट शीट बनाई है सॉरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले खर्चा कर चुका हूं और उसके बाद मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं। तो इसका नाम हमने रख दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। चैप्टर 1 में मोस्टली यही सारे के क्वेश्चंस हैं कि जिसमें मैंने खर्चा कर दिया है और फिर मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं, तो वो हमारी कॉस्टिंग में ना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मोस्टली चैप्टर 1 में आपको इसी के क्वेश्चन मिलेंगे कि जब आप खर्चा कर चुके हैं और फिर आपको वो बताएगा कि मैंने ये खर्चे कर दिए थे, कॉस्ट शीट बना दो। अब कॉस्टिंग में हमें क्या सीखना होता है? तो कॉस्टिंग के अंदर क्या करना है, मैं अपनी कॉस्ट को पहले एस्टिमेट करूंगा। मान लीजिए हम एक नया पेन मार्केट में लाना चाहते हैं, तो हमने कुछ सैंपल बना करके अपने कस्टमर्स को दिखाया। हमने कहा देखिए ये वाला पेन मार्केट में आने वाला है। तो वो हमसे पूछेंगे अच्छा भाई साहब ये तो बता दो इस पेन की प्राइस क्या होगी। अब मैं उन्हें ये थोड़ी ना कह सकता हूं कि अभी रुक जाओ, अभी तो मेरे खर्चे आए ही नहीं हैं, जब मेरे खर्चे आ जाएंगे तब हम आपको बता देंगे। इसका मतलब यह है कि कॉस्टिंग को हमेशा प्रोडक्शन से पहले अपनी कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये बात अपने दिमाग में नहीं लाएंगे कि कैसे होगा, यही तो हम कॉस्टिंग में सीखने वाले हैं। लेकिन आप पहले फैक्चुअल बात को समझिए। क्या प्रोडक्शन करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर रूम में रखें, लोगों से कहें रुक जाओ अभी हमारी कॉस्ट तो आने दो? लोग वेट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन कभी वेट नहीं करती। इसीलिए कॉस्टिंग को हमेशा पहले कॉस्ट बतानी पड़ती है और उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन करनी पड़ती है। और यही ट्रू ऑब्जेक्टिव है कॉस्टिंग का। इसीलिए हम पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की बातें करें। सारा का सारा चैप्टर 7 आप देखेंगे तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पर ही बातें कर रहा है। तो बच्चा कह रहे इसका मतलब तो मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पढ़ चुका हूं। मैंने कहा हां, आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब मैं आपके साथ उसकी और डिटेल में बात करने जा रहा हूं। ठीक है सर। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कहती है कि व्हेन cost sheet is when cost sheet is prepared before
द कमेंसमेंट और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन। तो कॉस्टिंग तो बेसिकली बेटे यही बात आपको सिखाती है कि आपको प्रोडक्शन करने से पहले ही अपनी कॉस्ट शीट को तैयार कर लेना चाहिए और अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेना चाहिए। अब बच्चा कहता है कि सर देखिए, मैं कैसे बता सकता हूं कि मेरा प्रोडक्शन करने में क्या खर्चा आएगा? तो हमने कहा देखिए, अगर आपने कॉस्ट को थोड़ा बहुत समझा है तो कॉस्ट में एक तो है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट्स, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल है, जिसमें डायरेक्ट लेबर है और जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कभी कभी होते थे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी बुटीक में गए और आपने उससे कहा कि मुझे एक ड्रेस बनवानी है, तो उसने आपको बताया कि देखो ड्रेस बनेगी तो ड्रेस के बनने में हमें ये कपड़ा परचेज करना पड़ेगा और ये कपड़ा हमारा जो है 2000 रुपए का आएगा। यानी कि जो मटेरियल हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में तो हमें तुरंत इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि अभी करंटली प्रोडक्शन मैं करने जा रहा हूं और अगर आज मैं ऑर्डर कर दूं तो मुझे इसका मटेरियल कितने रुपए का मिलेगा, ये तो बात आसानी से पता लग सकती है। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में बेटे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी मेरी सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों हमेशा बराबर रहती हैं, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सर डायरेक्ट कॉस्ट के साथ साथ हमने पढ़ा था कि हमें अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़नी पड़ती हैं, तभी जाकर के हमें टोटल कॉस्ट पता लगती है और फिर हम उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ही तो प्रॉब्लम थी। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि सर प्रोडक्शन करने में रेंट कितना लगा, प्रोडक्शन करने में मशीन का डेप्रिसिएशन कितना लगा, प्रोडक्शन करने में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आया। इस तरह के खर्चे मैं नहीं बता सकता कि ये कितने आएंगे। तो प्रोडक्शन करने में इनडायरेक्ट खर्चे कितने आएंगे, सिर्फ प्रॉब्लम इसी बात की है कि ये मुझे नहीं पता। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो आपको पता है ना कि इसे हम ओवरहेड्स बुलाते हैं। और हमारे पास जो ओवरहेड्स होते हैं वो एक तो फैक्ट्री के या वर्क्स के होते हैं, दूसरा हमारे पास ऑफिस के ओवरहेड्स होते हैं और तीसरा हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स होते हैं। तो हमें कुछ भी करके इन सब का एस्टिमेशन करना होता है और इनका एस्टिमेशन करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक चैप्टर है, हमारी बुक में स्पेसिफिक चैप्टर है। हम जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 5, 6 ये तीनों चैप्टर लगभग ओवरहेड से रिलेटेड है। खैर, तो हमें एस्टिमेशन इनका करना है और उसके लिए हमारे पास बुक का चैप्टर नंबर 4, 5, 6 ऑलरेडी हैं। अभी तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसके भी हमारे पास तरीके हैं। और फिर ये जब आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, और फिर टोटल कॉस्ट में हम अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा यूनिट सेलिंग प्राइस भी निकल आएगा। और ये काम हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम अपनी कॉस्ट शीट बनाते थे। ठीक है सर। अब सवाल ये उठता है कि सर आखिरकार इन खर्चों का एस्टिमेशन लगाया कैसे जाएगा? तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड्स? देखिए, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, 5-6 तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, पहले आप मेरे साथ ये समझ लीजिए कि ओवरहेड्स को हम कैसे कॉस्ट में इंक्लूड करने वाले हैं, तो फिर आपको
और ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, एक पर्सन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, जी मैं आपसे एक प्रोडक्ट बनवाना चाहता हूं, मुझे प्रोडक्ट का प्राइस बता दीजिए। मैंने कहा चलिए। मैंने कहा आपका काम करने में मेरा मटेरियल का खर्चा आया 2000 रुपए। ठीक है सर। और मैंने कहा कि जिससे मैंने आपका प्रोडक्ट बनवाया है उसे मैंने लेबर चार्जेस दिए हैं 1000 रुपीज। तो वो कह रहे ठीक है, ये तो हो गई आपकी कॉस्ट। मैंने कहा नहीं, अभी मेरी कॉस्ट कैसे पूरी हो गई? ये दोनों खर्चों के साथ साथ मेरे कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी तो हुए थे। तो जब तक मैं ओवरहेड्स को नहीं जोड़ लूंगा, मैं अपनी कॉस्ट कैसे बता दूंगा? तो मुझे ओवरहेड्स जोड़ना है। तो ये जो मैं ओवरहेड्स जोड़ूंगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मेरे ओवरहेड्स की कॉस्ट मैंने निकाली 1200 रुपए। अभी सिखाएंगे कैसे निकाली जाती है, लेकिन मान लीजिए कि मैंने 1200 की कॉस्ट निकाली, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 4200। और मैंने कहा कि देखिए मुझे आपसे प्रॉफिट चाहिए 800, और मैंने ये प्रोडक्ट 5000 रुपीज में सेल किया। तो मैंने जो मटेरियल पे खर्च किया 2000 रुपए, वो मैंने कस्टमर से लिया या नहीं लिया? लिया। इसे बोलते हैं रिकवर्ड। लेबर के पैसे मैंने जो पे किए प्रोडक्शन करने में, जो मैंने लेबर के चार्जेस पे किए थे, वो मैंने अपने कस्टमर से रिकवर किए या नहीं किए? सर किए। इसे बोलते हैं रिकवर्ड। और ऐसे ही जो मेरा खर्चा हुआ वो भी मैंने अपने कस्टमर से लिया, तो इसे भी क्या बोलेंगे? रिकवर्ड। इसका मतलब एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड्स को हम बोलते हैं रिकवर्ड। ओवरहेड्स रिकवर्ड। ठीक है सर। अब क्या है, हम लोग ना रात में सीरियल देखने का मन नहीं कर रहा होता, तो क्या देखें? तो मैं रात में ना सोनी पे एक प्रोग्राम आ रहा होता है जिसे बोलते हैं क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्राइम पेट्रोल डायल 100, इस तरह से सीरियल आ रहा होता है। तो उसमें दिखाते हैं, कभी केस दिल्ली का होता है, कभी केस महाराष्ट्र का होता है, कभी साउथ का होता है, अलग अलग होता है। तो वहां पर जैसे दिल्ली में हम लोग बोलते हैं मां कसम, तो वहां बोलते हैं आई शपथ। तो अलग अलग टर्म भी यूज किए जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स। तो अब मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना कि रिकवर्ड का एक सिनोनिम और भी होता है। देखिए, मैंने पूछा कि आपने ये 5000 रुपीज का प्राइस कैसे बनाया? तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि 2000 रुपए तो मैंने मटेरियल के लिए चार्ज किया, 1000 रुपीज मैंने लेबर के लिए चार्ज किया, 1200 रुपीज मैंने ओवरहेड्स चार्ज किए, और 800 रुपीज मैंने अपना प्रॉफिट चार्ज किया। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो मैंने कॉस्ट में अपने एलिमेंट्स को ऐड किया है, उसे हम कई बार रिकवर्ड का भी नाम देते हैं और कई बार चार्ज्ड का भी नाम देते हैं। तो इसीलिए अगर मैं ओवरहेड्स रिकवर्ड कहूं या ओवरहेड्स चार्ज कहूं, ये दोनों एक ही बात होती हैं। तो इसका मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ओवरहेड्स को कैसे रिकवर करते हैं और ओवरहेड्स को कैसे हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए देयर आर सेवरल मेथड्स, और हमने क्या करना है? एज अ नॉलेज हमने इन मेथड्स को जान लेना है, और फिर हर एक इंडस्ट्री को हमने रियल लाइफ में बताना होता है कि आपके लिए ये मेथड मेरी नजर में ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है। तो आप ऐसा मत कहना कि सर एक ही मेथड बताओ ना जो ज्यादा अच्छा हो। ऐसा नहीं होता। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको चेक करना होगा कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो यह है कि आप अपने प्रोडक्शन के ओवरहेड्स को लिंक कर दीजिए
अपने लेबर आर से। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं कि मेरे प्रोडक्शन में ओवरहेड्स हुए 50,000 और मेरे लेबर आवर्स थे लेट अस सपोज 10,000। तो इसका मतलब 50,000 रुपीस का खर्चा किया गया, 10,000 लेबर आवर्स काम हुआ, तो मेरा रेट आ गया ₹5 पर लेबर आवर। तो मैंने अपने पास एक कैलकुलेशन करके रख ली कि जिसका भी काम करूंगा उससे कहूंगा कि 1 घंटे अगर काम हुआ है तो लेबर के नाम के मुझे आप ₹5 दे दीजिए। इसे बोलते हैं रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और मैंने रिकवरी किस बेसिस पर की? तो मैंने लेबर आवर्स के बेसिस पर की। अब हो सकता है कि आप जहां पर काम करते हैं वहां पर लेबर बड़ी सिग्निफिकेंट तरीके से काम करती हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप किसी बुटीक में गए तो बुटीक वाले कहते हैं कि मेरा वर्कर आपके सूट के ऊपर 10 घंटे तक काम करता रहा। तो यहां पर लेबर का आर मैटर करता था, इसीलिए मैंने खर्चे को लेबर के आर्स के साथ जोड़ दिया। अब कई जगह ऐसा भी काम होता होगा जहां पर लेबर से ज्यादा मशीन डोमिनेंट होगी। हर जगह लेबर तो काम नहीं कर सकती ना, या लेबर अगर काम करती भी है तो वहां पर मशीन का बड़ा डोमिनेंट रोल होता है। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करना चाहते हैं जहां पर आपको लगता है कि लेबर से ज्यादा मशीन डोमिनेंट है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप मशीन आवर्स के अकॉर्डिंगली अपने रेट की रिकवरी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। अब इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लूं कि मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे 50,000 और टोटल मशीन्स ने काम किया 5,000 आवर्स, तो इसका मतलब मेरा रेट आ गया ₹10 पर मशीन आवर। दिस इज कॉल्ड मशीन आवर रेट। अब देखिए, इसको समझ सकते हैं आप कैसे? सपोज हमने किसी का प्रोडक्ट प्रिपेयर किया और उसमें मटेरियल का खर्चा आया 2,000, लेबर का खर्चा आया 1,000। अब मुझे ओवरहेड्स चार्ज करने थे, तो मैंने आपको दो बातें सिखाई कि ओवरहेड्स को चार्ज करने के लिए दो बेसिस लिए जा सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको लेबर आवर्स के थ्रू चलना है या आपको मशीन आवर्स के थ्रू काम करना है। अगर आपको लगता है कि सर हमारे यहां लेबर बहुत डोमिनेंट फैक्टर है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बुटीक वालों का कि वो लोग कपड़े पर कढ़ाई करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो हमारे यहां 100 घंटे लग गए आपके लहंगे पर काम करने में, और हमारे यहां का रेट है ₹50 पर आवर। ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो हम उस कस्टमर से ₹5,000 चार्ज कर लेंगे। दैट्स इट, खत्म। अब दूसरा हो गया मशीन आवर्स। ठीक है, वो कहते हैं हम आपका काम करेंगे, इसके लिए हम मशीन के ऊपर आपका प्रोडक्ट लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, प्रिंटिंग का काम है। आपने एक प्रिंटर से कहा जी मेरे लिए आप ये प्रिंट कर दीजिए, कपड़े के ऊपर आप हैंडमेड नहीं प्रिंटिंग से काम कर दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है हम आपकी प्रिंटिंग कर देंगे। वो कह रहा है प्रिंटिंग करने में मुझे 20 घंटे आपका काम मेरी मशीन पर चलता रहा और मेरे 1 घंटे का रेट था ₹100। तो जो मशीन से रिलेट करना चाहे अपने खर्चे को मशीन से कर ले, जो लेबर से करना चाहे लेबर से कर ले। मुझे आपको एस्टिमेशन सिखानी थी, ये आ गया 2000। अब आप ये मत दिमाग लगाना कि सर आंसर क्यों वेरी कर गए, ये तो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने तो कहा कि ओवरहेड्स की एस्टिमेशन के लिए आपको कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा, और मैं आपको ये तरीके बता रहा हूं। सूटेबल लगे, जो सूटेबल लगे वो तरीका आप एक अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, और भी तरीके हो सकते हैं? मैंने कहा यस, और भी तरीके हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे सभी बच्चे, स्पेस कम है ना तो मैं यहां लिख देता हूं।
बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजिस। पॉइंट नंबर 1 में हमने एस्टिमेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। अब मैं कह रहा हूं एस्टिमेशन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजिस कॉस्ट। तो आपका जो भी ओवरहेड का खर्चा था उसे डिवाइड कर दो अपने डायरेक्ट वेजिस के अमाउंट से और मल्टीप्लाइड कर दो 100, तो आपका परसेंटेज रेट आ जाएगा। अब बच्चे के दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर पहले तो आपने यहां पर कोई परसेंटेज की बात नहीं की थी। बेटे पहले परसेंटेज की बात इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ऊपर आ रहा था रुपी और नीचे आ रहे थे नंबर, तो न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर सेम ही नहीं थे, इसीलिए परसेंटेज की बात नहीं हो सकती थी। अब क्या है, मैंने कहा मान लीजिए पिछले साल आपने टोटल एक साल का अपना रिकॉर्ड चेक किया और आपको पता चला कि लास्ट ईयर हमारे 5 लाख रुपए के ओवरहेड्स थे और आपको पता चला कि लास्ट ईयर हमारी 25 लाख की डायरेक्ट वेजेस की पेमेंट थी। तो आपने इसको इसके साथ लिंक कर दिया, तो आपको पता चला कि हम जितनी भी डायरेक्ट लेबर को पे करते हैं उसका 20% हमारा ओवरहेड का खर्चा आ जाता है। तो ये आपने एक रेट निकाल लिया और अब ये परसेंटेज में डिफाइन क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों रुपी वैल्यू आ गई थी। ठीक है, अब बच्चे के माइंड में दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर यहां पर जब लेबर आवर्स के साथ आपने रिकवरी रेट कैलकुलेट किए थे तो फिर यहां पर आपने वेजिस क्यों ले ली। अब मैंने कहा कि ये आपको तय करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे यहां लेबर के आवर्स सिग्निफिकेंट हैं तो आवर्स के साथ अपने रिकवरी रेट जोड़ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबर काम करती हैं, कुछ स्किल्ड लेबर है कुछ अनस्किल्ड लेबर है, तो उसके घंटे और उसके घंटे कंपेरेबल नहीं है, तो आपने उनके अमाउंट ले लिए कि मैंने टोटल वेजेस जो प्राइस पे किया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसको लिंक कर लिया। ठीक है सर, इसके साथ साथ आप इसे बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कर सकते थे। अगर मैं इसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ जोड़ देता तो ये हो जाएगा ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे कि आप कह रहे हो कि लास्ट ईयर हमने ओवरहेड का खर्चा किया था 5 लाख और जो टोटल हमने प्रोडक्शन की थी उसमें मटेरियल का खर्चा किया था 50 लाख, तो इससे हमने रेट निकाल लिया 10%। इसका मतलब मैंने अपने माइंड में ये इंप्रेशन बना लिया है कि जिस किसी का भी काम करूंगा जितना उसका मटेरियल की कॉस्ट आएगी उसका 10% मान लूंगा कि उसके ओवरहेड का खर्चा हुआ होगा और वो मैं चार्ज कर लूंगा। भले मेरा एक्चुअल खर्चा डिफरेंट होता हो, लेकिन हमने एक प्रिंसिपल के बेसिस पर काम करना है क्योंकि कॉस्टिंग हमेशा एडवांस में काम करती है। ठीक है सर, इसी तरह से सर क्या मैं इसे प्राइम कॉस्ट के साथ भी रिलेट कर सकता हूं बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट। मैंने कहा बिल्कुल, आप इसे प्राइम कॉस्ट के साथ भी रिलेट कर सकते हो। अगर आप इसे प्राइम कॉस्ट के साथ रिलेट करना चाहते हो तो ओवरहेड्स को आप डिवाइड करोगे अपनी प्राइम कॉस्ट से और इनटू 100, तो आपको प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड रेट मिल जाएगा। सब कॉमन सेंस की बात है कि अपने खर्चों को किसी के साथ लिंक कर लो और फिर उसी के बेस पर आगे आप चार्जिंग कर लो। फिर उसके बाद कॉस्टिंग आपको सिखाती है कि जब आपके एक्चुअल खर्चे होंगे इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और अगर आपका तरीका सूटेबल ना हो तो आप फिर न्यू मेथड अडॉप्ट कर लेना। इसी तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस से इंसान सीखता है। ये हमारे पास तरीके थे। अब इन सब में ना मैंने मोस्टली आपके साथ जो बात की है वो मैंने प्रोडक्शन के ओवरहेड्स की बात की है। प्रोडक्शन के ओवरहेड्स तो जनरली इसी तरीके से होते हैं, लेकिन ऑफिस के ओवरहेड्स जनरली इनमें से किसी भी तरीके से हो सकते हैं,
लेकिन जनरली ऑफिस के ओवरहेड्स को क्वेश्चन कहता है वर्क्स कॉस्ट के साथ रिलेट करके रिकवर करो। सेलिंग ओवरहेड्स आपने देखा है कि कई बार हमें पर यूनिट वैल्यू पर गिवन होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि आपने हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस किए थे और उनमें आपने इन कंसेप्ट्स का यूज भी किया था। सर हम देखना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है रुकिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, ये जब हमने कुछ क्वेश्चन आपके साथ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस किए थे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में तो मुझे ओवरहेड्स की फिगर्स गिवन थी, यानी ये एक्चुअल कॉस्ट थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्ट्री के ओवरहेड्स को वेजिस के साथ लिंक करके एस्टीमेट किया गया था, ऑफिस के ओवरहेड्स को एस्टीमेट किया गया था, जबकि सेलिंग के ओवरहेड्स मुझे एक्चुअल बेसिस पर दिए गए थे। ठीक है, यस सर। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने फैक्ट्री के ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजिस के साथ लिंक करके एस्टीमेट किए, और देखिए आपको क्वेश्चन ने बता रखा था, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि कितने मेथड थे। आगे चल के ओवरहेड चैप्टर में जरूर आप याद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने फैक्ट्री के ओवरहेड्स एस्टीमेट किए ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो कहीं ना कहीं आप एस्टिमेशन कर रहे थे, जो कि मैंने अब आपको स्पेसिफिकली कंसेप्ट बता दिया है। और कॉस्ट शीट में मुझे याद इसलिए नहीं करना पड़ता कौन सा मेथड, क्योंकि क्वेश्चन खुद बताता है। जब मैं ओवरहेड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां क्वेश्चन कहेगा कि बताइए हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड्स, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कॉस्ट शीट में तो वो हमें बता देता है, और इसीलिए हम उस तरीके से काम करते रहते हैं। ठीक है सर, हमने ऐसे और भी कई क्वेश्चन किए थे, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी था। 11 में भी लिखा हुआ था कि आप वर्क्स ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजिस से एस्टीमेट करना, ऑफिस ओवरहेड्स को वर्क्स कॉस्ट पे एस्टीमेट करना, सेलिंग ओवरहेड्स को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एस्टीमेट करना। ठीक है, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस में वो जनरली मुझे बता देता था कि ये रेट है और ऐसे एस्टीमेट कर लेना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं जिसमें मैं रेट को निकालूंगा भी और फिर उसको यूज भी करूंगा। ठीक है सर, तो आइए कौन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोग करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 22। मेरी बुक का पेज नंबर है 372। इसमें हम रेट भी फाइंड करेंगे और फिर उसको यूज भी करेंगे। चलिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ राय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर 2010। कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, ओवरहेड्स गिवन है फैक्ट्री के, ओवरहेड्स गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन के, ओवरहेड्स गिवन है एडमिनिस्ट्रेशन के, ओवरहेड्स गिवन है सेलिंग के, प्रॉफिट गिवन है। और फिर लिखा है वर्क ऑर्डर वाज एग्जीक्यूटेड इन 2011 एंड फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड। तो पहले तो मुझे डाटा दिया गया है 2010 का। अब सर ये डाटा क्यों दिया गया है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर मुझे दिया गया है कि हम 2011 में एक ऑर्डर को पूरा कर रहे थे। वो कहता है मान लीजिए 2011 में रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड वेंट अप बाय 20%। अब मैं कह रहा हूं मुझे तो रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अभी तक पता ही नहीं है, और वो कह रहा है कि रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 20% ज्यादा हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो है कि सर रेट तो बताओ। अब रेट भी बताऊं तो कैसे बताऊं, देयर आर सेवरल मेथड्स।
मुझे क्या पता कि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स किसके साथ रिलेट करना चाहता है, वेजिस से करना चाहता है, प्राइम कॉस्ट से करना चाहता है, किससे करना चाहता है। आर्स की बात तो हो नहीं सकती, ये तो दिखाई दे रहा है कि मुझे क्वेश्चन में ना तो लेबर आर्स गिवन है ना मशीन आर्स गिवन है। इसका मतलब वो मटेरियल कॉस्ट से रिलेट कर सकता है, वेजिस से रिलेट कर सकता है, प्राइम कॉस्ट से रिलेट कर सकता है। कई सारे मेथड हमने पढ़े हैं। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस वेंट डाउन बाय 10%, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वेंट अप बाय 12.5%. At what price should the product of the job be quoted as to earn same earlier rate of profit on selling price? Show your full workings. फिर लिखा है नीचे, काम की बात यह है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजिस। इसका मतलब फैक्ट्री के ओवरहेड्स को वेजिस के साथ रिलेट कर देना। फिर लिखा हुआ है वाइल डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, बाकी के तीनों को बेस कर देना ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, इन तीनों को बेस कर देना ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है सर, आइए तो हम इस काम को करके दिखाते हैं आपको, और इसमें सारी बातें आप समझ जाएंगे। ठीक है सर। सबसे पहले हम लोग 2010 के लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2010। अब बेटे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यूनिट्स गिवन नहीं है, इसीलिए पर यूनिट कैलकुलेट करने से कोई भी फायदा नहीं है। मैंने वैसे ही लाइन ड्रॉ कर दी, मेरे पास कोई भी पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए पर यूनिट का काम तो हो नहीं सकता। तो सिंपल सिंपल आप बनाएंगे पर्टिकुलर्स और रुपी का कॉलम। ये पर यूनिट तो बस मैंने आपको बताया कि इसको कभी जरूरत पड़ती है और कभी जरूरत नहीं पड़ती। अभी मुझे पर यूनिट की कोई जरूरत नहीं है। 2010 में हमने डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा किया था, बताओ कितना? 2,40,000। डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट वेजिस हमने इंकर की थी 2 लाख रुपीस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, प्राइम कॉस्ट बन गई 4,40,000। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारी की सारी मेरे पास एक्चुअल फिगर्स हैं, 2010 की फिगर्स एक्चुअल है, ये ऐड कर दिया। अब सर इसे ऐड करने के बाद इसका नाम हो जाना चाहिए ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, लेकिन मेरे पास कोई WIP की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए इसको कोई ग्रॉस नेट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लिख दो वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट इज 5,60,000। इसमें हमने ऐड कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मुझे गिवन थे 1,34,400। तो ये मेरी कॉस्ट आ गई 6 and 3 9, 6,94,400। इसका नाम हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और क्योंकि मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है फिनिश गुड्स का, तो इसी का नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो जाएगा। फिर इसमें हमने ऐड किया डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो कि थे 56,000।
और इसमें हमने ऐड किया सेलिंग ओवरहेड्स। ये क्वेश्चन में गिवन थे 89,600। ये हमारी बन गई कॉस्ट ऑफ सेल्स 0, 0, 6 एंड 4 10, 1 कैरी 6, 5 11 एंड 9 20, 2 carry 9 and 2 11 and 5 16 and 8 7 lakh 40,000। सर ये आपने कुछ टोटलिंग मिस्टेक किया। अच्छा, 694,400 प्लस 56,000 प्लस 89,600 840। यस, वही मैं कहूं, लग रहा था कि मैंने 1 लाख कम कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन था प्रॉफिट। प्रॉफिट था 1,68,000 और इसे ऐड करने के बाद हमारी सेल्स वैल्यू आ गई 8, 6 एंड 4 10, 1 कैरी 10,08,000। ठीक है सर, ये कॉस्ट शीट बनाना तो बहुत सिंपल था। इसके बाद मैंने आपको नई चीज ये सिखाई कि आपको रिकवरी रेट्स ढूंढने होंगे। अच्छा जी, तो 2010 के बेसिस पर मेरे रिकवरी रेट्स मुझे ढूंढने होंगे और क्वेश्चन ने कहा था कि फैक्ट्री के ओवरहेड्स को आपने एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो फॉर्मूला हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है सर, अब मुझे बताइए आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे? 1,20,000 और आपके डायरेक्ट वेजेस थी 2 लाख। और ये रुपीस वाला परसेंटेज पे काम होगा। लेबर आर मशीन आर को छोड़ करके जितने भी रेट बाकी मेथड थे वो सब परसेंटेज बेस्ड थे। तो ये हो गया हमारे पास 60%। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन में कहा गया था उसको छोड़ करके जितने भी ओवरहेड्स हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ, बाकी इसको छोड़ करके सभी खर्चे फैक्ट्री कॉस्ट के साथ रिलेट कर देना। चलिए जी, तो इसी तरह से मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स थे 1,34,400 और मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आई थी 5,60,000 इंटू 100। तो 1,34,400 डिवाइडेड बाय 5,60,000%। तो ये मेरे पास आ गया 24%। तीसरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के लिए भी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू में 100। कैलकुलेट करके बताइए। सर डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा था 56,000 डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट 560 इंटू में 100 10%। और लास्ट बच गया मेरे पास सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेलिंग ओवरहेड्स के लिए जो आपके सेलिंग ओवरहेड्स थे डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू में 100।
तो सर हमारे सेलिंग ओवरहेड्स हैं 89,600 डिवाइडेड बाय 5,60,000 इंटू 100। तो 89,600 डिवाइडेड बाय 5,60,000, परसेंटेज आ गया 16%। अब देखो, मुझे ये अलग निकालने होते हैं, ये अलग निकालने होते हैं। मैं इन दोनों को कंबाइंड करके भी निकाल सकता था, लेकिन बुक में अलग अलग दिए हुए थे, इसलिए मैंने अलग अलग निकाले। चलिए सर, ये काम करने के बाद अब मुझे 2011 की कॉस्ट को पता लगाना है। आइए और मेरे साथ साथ 2011 की कॉस्ट पता लगाएं। नाउ वर्क ऑर्डर 2011, वर्क ऑर्डर में आपकी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजिस ये कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे, ये हमें हमेशा आसानी से पता लग जाते हैं, तभी तो इनका नाम डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ये हमेशा आइडेंटिफाइबल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी कॉस्ट इंकर हुई है 32,000 का मटेरियल, 20,000 की लेबर और प्राइम कॉस्ट 52,000। चलिए जी, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब प्राइम कॉस्ट के बाद अब मुझे इसमें ऐड करने होंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब सर फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे मैं एस्टिमेट करूंगा? तो मुझे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि डायरेक्ट वेजेस का जो भी रेट होगा वो मल्टीप्लाई करके रिकवर कर लेना। तो बताइए मेरी डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 20,000। हमने लास्ट ईयर का रेट कितना फाइंड किया था? सर लास्ट ईयर का फैक्ट्री ओवरहेड का रेट था 60%। और ये तो मेरे लास्ट ईयर के बेसिस पर मेरे ओवरहेड हो गए। क्वेश्चन ने कहा था कि रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड वेंट अप बाय 20%। इसका मतलब इस साल का जो रेट ऑफ ओवरहेड होगा वो 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का तरीका है, मैंने इसे लिख दिया इंटू 120%। अब कुछ बच्चे को ऑब्जेक्शन होगी, सर इंटू 120% क्यों लिखा? तो वो बच्चे ऐसे करना चाहते हैं 60% प्लस 20% ऑफ 60%, ऐसे करना चाहिए आपको। तो ये दोनों ही तरीके एक ही जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप वैसे खुद ट्राई करके देखें, आंसर हमेशा सेम आने वाला है, अलग नहीं आने वाला। देखो 60% का 20% होता है 12%, तो 60% जमा 12%। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर सीधा मैथमेटिक्स कर दो, 72% का रेट इस साल अप्लाई कर लो। मैंने कहा देखिए 20,000 इंटू में 72%, 14,400। और मैंने जो लिखा था उसका आंसर भी सेम आना चाहिए, 20,000 इंटू 60% इंटू 120%। अगर आप यहां कंफर्टेबल हैं तो कोई नई बात सीखने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, इससे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आना चाहिए, वरना आप कहोगे कि सर कभी बुक में ऐसा लिख दिया कभी वैसा लिख दिया, तो मेरा आंसर सेम आया या नहीं आया? ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से इंक्रीज करके फाइनल रेट निकाल लेना, या आप ऐसे कर लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। सर हमारी वर्क्स कॉस्ट हो गई 66,400। इसमें ऐड करने हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लेने हैं वर्क्स कॉस्ट के ऊपर बेस करके। अब सब कुछ वर्क्स कॉस्ट के ऊपर बेस करके लेना है। तो
एडमिनिस्ट्रेशन का रेट था 24%, तो इंटू 24%, और ये बढ़कर हो गया है 112.5%। 66,400 इंटू 24% इंटू 112.5%, तो ये आ गया 17,928। 17,928, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $84,328 एड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो 66,400 डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का रेट था 10%, और क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस में कमी आ गई है 10% की, तो इंटू 90%। 66,400 इंटू 10% इंटू 90%, 5,976। अगर इसका डायरेक्ट रेट निकालूं तो 9% आएगा। अगेन मैंने कहा है कि ये आपके मैथमेटिक्स की चॉइस है। सेलिंग ओवरहेड्स, अब मैं कभी भी ना रुकता नहीं हूं, थोड़ा सा हिंट दे दिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आपके अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको आता था। सेलिंग ओवरहेड्स का रेट था 16%, तो 66,400 इंटू में 16% इंटू 112.5%, 66,400 इंटू 16% इंटू 112.5%, 11,952। दिस इज माय कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 84,328 प्लस 5,976 प्लस 11,952, 1,02,256 एड प्रॉफिट सेल। अब क्वेश्चन में लिखा था कि क्वेश्चन में आप पढ़िए, यहां लिखा था एट व्हाट प्राइस शुड द प्रोडक्ट ऑफ द जॉब बी कोटेड एज टू अर्न सेम अर्लियर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। जितना पहले रेट ऑफ प्रॉफिट था उतना ही रेट ऑफ प्रॉफिट हम अब भी अर्न करना चाहते हैं, तो पहले तो मुझे यह ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट वाज माय अर्लियर रेट ऑफ प्रॉफिट। तो फिर से रेट ऑफ प्रॉफिट क्या था 2010 का, तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट था 1,68,000, सेल थी 10,08,000 इंटू में 100, तो ये आ जाता है 16.67%। 16.67 को आप 1/6 ऑफ सेल वैल्यू भी कह सकते हो। देखिए 10,08,000 डिवाइडेड बाय 6, सेम आंसर आ गया। अब मैंने इससे पहले भी आपको बता रखा है कि अगर प्रॉफिट 1/6 ऑफ सेल वैल्यू हो तो वो हमेशा 1/5 ऑफ कॉस्ट के बराबर आएगा। तो यानी मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ये शॉर्टकट तरीका करके पूरा कर लूं, या फिर नीचे इक्वेशन बना लूं कि लेट अस सपोज सेल इज इक्वल टू एस, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/6 एस प्लस कॉस्ट। मैं लिख के दिखा देता हूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए कॉस्ट है 1,02,256
प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अगर सेल को एस ले लूं, प्रॉफिट को 1/6 ऑफ सेल ले लूं, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये एक लॉन्ग तरीका है और ये एक स्मार्ट तरीका है। 1,02,256 डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया 20,451 रुपी 20 पैसा। तो अगर हम इसे जोड़ दें प्लस 1,02,256, तो मेरे वैल्यू आ जाती है 1,22,707 रुपीज 20 पैसा। अब ये देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया है, इसी के जैसे मेरे पास एक सिमिलर क्वेश्चन है आपको होमवर्क में देने के लिए। कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको ढूंढ करके बताता हूं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, मिल गया। ये मेरे पास बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में है, इलस्ट्रेशन नंबर 7.10। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 22। तो ये आप होमवर्क में करेंगे और सिमिलरली आप इलस्ट्रेशन नंबर 7.8 भी करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7.8 भी करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप होमवर्क में नोट कर लेंगे। आज की क्लास का होमवर्क है, सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 7.10 मैंने अभी आपको दिखाया, और फिर है इलस्ट्रेशन नंबर 7.8। ठीक है, अभी यही दो क्वेश्चन आप कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क और देंगे। हालांकि आप बहुत सारे क्वेश्चन करने की पोजीशन में हैं। 7.8 है, ये वाला क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन स्टेटमेंट ऑफ पॉपुलर स्टोव्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये 7.8 है, और 7.10 तो मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब हमारे पास और समय नहीं है, इसलिए आज तो हमें बस यहीं पर ही रुक जाना होगा। ये दो क्वेश्चन आपके पास होमवर्क हैं। ठीक है सर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।